हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चिंतन यानी थिंकिंग। तो थिंकिंग को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले अपने पैटर्न पे आते हैं। सोचना, इसको हम बोलते हैं थिंकिंग। यार, सोचते दुनिया में लोग केवल दो तरीके से हैं। या तो लोग समस्या के बारे में सोचते हैं या फिर समाधान के बारे में। जब हम या आप या कोई भी समस्याओं के बारे में सोचता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है चिंता, एंग्जाइटी। समझ रहे हैं? लेकिन जब समाधान पर हम सोचना शुरू करते हैं तो ये कहलाता है चिंतन। अच्छा, फिर यहां एक बात समझनी है कि सबसे ज्यादा समाधान पर कौन सोचता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंतन की बात कौन करता है? बच्चा। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कौन करता है? बच्चा करता है। जीन पियाजे को देखिए, फिर वाइगोत्स्की को देखिए। बच्चे सबसे ज्यादा अपना खिलौना, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। जब से ही खिलौने को पाते हैं उसको तुरंत तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, बाद में उसको जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। यानी चिंतन की सबसे ज्यादा जो प्रक्रिया दिखाई देती है दोस्त, वो केवल बच्चों में, सबसे ज्यादा बच्चे में पाई जाती है। ठीक, तो हम समझ गए हैं कि सोचने के दो पैटर्न है, या तो समस्या पे सोचना या समाधान पे। 500 रुपए की नोट अगर आपकी फट जाएगी तो आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे सिर पीटोगे, माथा अपना फोड़ लोगे सिर पीट पीट के कि यार 500 रुपए फट गए, 500 रुपए फट गए। लेकिन बच्चे, यानी ये आप कहां हैं? समस्या पे सोच रहे हैं। बच्चा क्या करता है? अगर यही 500 की नोट बच्चा फाड़ देगा तो उस पर मातम नहीं बनाएगा, बल्कि कौन सा काम करेगा? वो उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड चिंतन। ये समझ गए हैं? अच्छा, अब अगली बात समझनी है कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है। यार, चिंतन ना तो शुरुआत की प्रक्रिया है ना अंत की। चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया है, बीच में आती है। किसके किसके बीच में आएगी? समस्या और समाधान के बीच में। किसके बीच में आएगी? समस्या और समाधान। ये समझ गए हैं? यानी चिंतन समस्या और समाधान के बीच में आने वाली एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। इसी समस्या को क्या कह दिया जाता है? इसी को उद्दीपक या उद्दीपन बोलते हैं, स्टिमुलस। इसे ही हम बोलते हैं स्टिमुलस। ये समझ गए हैं? अच्छा, अब बात करेंगे चिंतन की एक परिभाषा की, जो प्रॉपर परिभाषा है। सबसे प्रामाणिक परिभाषा चिंतन की दी है सिल्वरमैन। सिल्वरमैन ने क्या कहा है वो समझेंगे। सिल्वरमैन कह रहे हैं कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायता देता है, मदद करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट और देखेंगे, विटेकर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। लाइन समझिएगा ध्यान से। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यानी चिंतन कहां तक जाता है? एक लक्ष्य की ओर जाता है। और चिंतन का लक्ष्य क्या है? तो यार, चिंतन का लक्ष्य है समाधान पर पहुंचना। चिंतन का लक्ष्य क्या है? समाधान पर पहुंचना। ये समझ गए हैं? तो सभी चिंतन कहां जाते हैं? समाधान की ओर जाते हैं। इसने कह रखा है विटेकर महोदय ने। अब बात करेंगे यार चिंतन की विशेषताओं की। चिंतन, यार ये बताओ, आपका हाथ पैर पेट सोचता है या मस्तिष्क? मस्तिष्क सोचता है। यानी चिंतन कैसी प्रक्रिया होगी? मानसिक प्रक्रिया। दूसरी बात, जितनी मानसिक प्रक्रियाएं हैं सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, इसलिए चिंतन कैसी प्रक्रिया हो गई? संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो गई। यार, बेहोशी में थोड़े ना सोचोगे। कब सोचोगे? जब होश में होगे। यानी चिंतन कब संभव है? केवल चेतन अवस्था में संभव है। चिंतन करेंगे तो आपको तर्कों का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी चिंतन किस पर आधारित होगा? तर्कों पर आधारित होगा। चिंतन में दोस्त प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई सारे सिंबल्स ले लेते हैं। फिर बात करेंगे चिंतन प्रत्यक्षीकरण, यानी देखने की प्रक्रिया पर आधारित है, तथा स्मृति, मेमोरी पर आधारित है। अगर आपकी मेमोरी गड़बड़ हो गई तो आप सोचो चिंतन कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में बैठकर अगर आप अपने घर गाजीपुर के बारे में सोच रहे हो और अगर मेमोरी ही काम नहीं कर रही है तो सोचना संभव नहीं होगा, यानी चिंतन खत्म हो जाएगा। तो किस पे आधारित है? प्रत्यक्षीकरण और मेमोरी यानी स्मृति पर। अंतिम बात करेंगे, चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण, ये दोनों काम किए जाते हैं। हम कुछ तथ्यों को तोड़ते हैं और कुछ को जोड़ते हैं, फिर कहां तक पहुंचते हैं? चिंतन के लक्ष्य यानी समाधान पर। तो ये समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चिंतन के तत्वों की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, टूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, चिंतन का जो टूल्स है, पहला आ गया प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को सिंपल वर्ड में आप क्या बोलेंगे? ये समझ जाएंगे, ये है देखना। आपने देख लिया।
इसके बाद आया देखने के बाद। सबसे पहले आप किसी चीज को देखते हैं, फिर उसकी प्रतिमा इमेज बनाते हैं, यानी इमेज में क्या देखते हैं, उन्हीं वस्तुओं को देखते हैं। तो ये है वो वस्तुएं जो आपके मस्तिष्क में बनती हैं। वस्तुएं ये कहाँ बनती हैं, ये मस्तिष्क में बनती हैं, मस्तिष्क में बनती है। इन वस्तुओं का चित्र बन जाएगा मस्तिष्क में, उन्हीं को क्या कह दिया जाएगा, प्रतिमा। फिर आया अवधारणा या संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। अब पहले देखा किसी वस्तु को, फिर उसकी इमेज दिमाग में बना ली, अब उसके बारे में एक विचार बनाना, एक विचार बना लेना, ये है अवधारणा। और इसके बाद भाषा। बिना भाषा के चिंतन की प्रक्रिया संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा ही विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अंतिम चीज है चिंतन प्रक्रिया में क्या मिलना चाहिए, प्रतीक होने चाहिए या चिन्ह होने चाहिए। अब पूछा जाए चिंतन के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन से हैं, तो वो है अवधारणा और भाषा। उम्मीद है समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे लास्ट पे चिंतन के प्रकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे चिंतन के प्रकार की। दोस्तों आज चिंतन के हम सबसे पहले दो प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट नाम लेंगे जिम्बार्डो और रूक। सबसे पहले 1977 में जिम्बार्डो और रूक ने चिंतन के दो प्रकार बताए। बेसिकली इन्होंने चिंतन को दो भागों में बांट दिया, स्वली चिंतन यानी ऑर्टिस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। स्वली चिंतन किसको कहेंगे दोस्त, ये समझेंगे, ये है कल्पना करना। ये क्या है, कल्पना करना। हिंदी कहावत में अगर कह लें तो हम ये कह सकते हैं हवाई किले बनाना। क्या बनाना दोस्त, हवाई किले बनाना। यानी कैसा काम है, ये दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग है, रेवरी है। ये है रेवरी, समझ गए हैं, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, इधर समझ गए हैं। अच्छा, ये हो गया स्वली चिंतन। जैसे आप ये सोच रहे हो कि मैं सीटेट का पेपर दूंगा, सीटेट में 150 नंबर में 145 नंबर पाऊंगा, फिर सुपर टेट आएगा, सुपर टेट में हम 148 नंबर पाएंगे, हम मास्टर बन जाएंगे, हमको 40,000 रुपया मिलने लगेगा, हमारी अच्छी लड़की शादी हो जाएगी, वो भी मास्टर होगी, 40,000 पाएगी, हम दोनों लोग मिलके 80,000 पाएंगे, एक ठो महल बना लेंगे। आप कौन सा चिंतन कर रहे हैं, स्वली चिंतन कर रहे हैं। अब दोस्त बात करेंगे यथार्थवादी चिंतन। ये कैसा चिंतन है, ये है समाधान पर पहुंचने के लिए। ये कहां किया जाता है, समाधान पर पहुंचने के लिए। यानी यथार्थवादी चिंतन ही वास्तविकता में चिंतन कहलाता है। और यही कारण है कि यथार्थवादी चिंतन को हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक इसी को तर्कणा बोलते हैं। इसे ही तर्कणा कहते हैं, यानी रीजनिंग कहा जाता है। तर्कणा किसे कहा जाता है, यथार्थवादी चिंतन को कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवादी चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने कुल 3 भागों में बांटा है, उसको पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। यथार्थवादी चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों रियलिस्टिक थिंकिंग को 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला है अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन, इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग या डिडक्टिव थिंकिंग। ये क्या है, ये है दोस्त दिए गए तथ्यों के आधार पर, दिए गए तथ्यों के आधार पर, दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी सही निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे क्या कह दिया, कहा 5 गुणे 2 बराबर कितना, तो आप जो उत्तर देंगे वो कौन सा चिंतन है, निगमनात्मक चिंतन है या अभिसारी चिंतन है। यानी जो तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पे आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं कि 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा। ये समझ गए हैं। यानी यहाँ पे कौन से प्रश्न होते हैं अभिसारी चिंतन में, ये समझेंगे दोस्तों। अभिसारी चिंतन में कौन से प्रश्न आते हैं, इसमें आते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। कौन से अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न आएंगे अभिसारी चिंतन में, समझ गए हैं। अब बढ़ेंगे अपसारी या सृजनात्मक या आगमनात्मक चिंतन पे, यानी इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट या इंडक्टिव या क्रिएटिव थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कई बार पूछ लिया जाता है। ये क्या है दोस्त, इसको समझेंगे। दिए गए तथ्यों में, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर, दिए गए तथ्यों में कुछ नया जोड़कर, ये ध्यान रहे कुछ नया जोड़ना है, कुछ नया जोड़कर, और कहां से जोड़ेंगे, अपने से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना, निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे ये कह दिया जाए कि कितने बराबर 10 होगा,
तो अब आप 5 धन 5 भी 10 कर लेंगे, ठीक है, 5 धन 5 भी 10 कर लेंगे। मान लीजिए ये कह दिया गया कि 10 किसका किसका योग 10 होगा, तो 8 धन 2 भी 10 हो सकता है, 7 धन 3 भी हो सकता है, 6 धन 4 भी हो सकता है। यहां आप किस थिंकिंग पे हैं? अपसारी चिंतन है ये। दिए गए जो तथ्य हैं उनमें अपने तरफ से कुछ नया जोड़ दिया जाए और फिर हम निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाएं, तो ये है आगमनात्मक या अपसारी चिंतन। इसमें कौन से प्रश्न आते हैं? इसमें खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले अंत वाले प्रश्न। यहां उत्तर कभी भी निश्चित नहीं, ये यहां पे निश्चित है, दिख रहे हैं, खुले अंत वाले प्रश्न है। इसमें जो उत्तर होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि पेड़ का अपने तरफ से पेड़ की एक अलग विशेषता बताइए, आपको बहुत सोचना पड़ जाएगा। तो ये जो चिंतन है ये है अपसारी चिंतन। अब बात करेंगे अंतिम चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन की। ये दोस्तों क्या है? ये है इवेल्युएटिव है, यानी इवेल्युएट करना, वास्तव में क्या है? मूल्यांकन करना। जब आप किसी वस्तु, तथ्य, घटना का मूल्यांकन करते हैं तो आप कौन सी चिंतन पे हैं? आलोचनात्मक चिंतन या इवेल्युएटिव चिंतन। और मूल्यांकन करना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं गुण और दोष। गुण और दोष यानी अच्छाई और बुराई, दोनों पर सोचना। गुण और दोष, अच्छाई और बुराई, अच्छाई भी और कमी भी, दोनों पे अगर सोच रहे हैं, उसके आधार पे आप कोई निष्कर्ष दे रहे हैं, तो कौन सा चिंतन है? आलोचनात्मक चिंतन है। लास्ट बात समझेंगे कि अभिसारी और अपसारी का जो ये कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों गिलफोर्ड ने, किसने? गिलफोर्ड ने कब दिया? 1956 में दिया। क्या दिया? अपसारी और अभिसारी चिंतन। समझ गए हैं? अपसारी और अभिसारी चिंतन गिलफोर्ड ने दिया है 1956 में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चिंतन का ये पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है, स्वरी चिंतन से पूछता है, एट्रिस्टिक थिंकिंग, और इन दोनों से कई बार पूछ लेता है। अब आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। थैंक यू।